हिंदी में जापानी पाठमाला के इस क्रम में हम बारी-बारी से शब्दावली यानी वोकैब्युलरी, व्याकरण, ग्रामर और कांजी हम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज फिर एक बार कुछ कांजी प्रतीक सीखने की बारी आ गई है। कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज है जापानी पाठमाला का पाठ 73, कांजी प्रतीक 81 से लेकर 84 तक। सरल जापानी यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और आप सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला इस प्लेलिस्ट पे जाकर सभी पाठ अब एक जगह एक के बाद एक देख सकते हैं सीरियल ऑर्डर में। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी में जापानी पाठमाला का पाठ 73, कांजी प्रतीक 81 से 84 तक। और ये हैं आज के 4 कांजी प्रतीक जो हम आज के इस पाठ में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन 4 कांजी प्रतीकों पर बातचीत शुरू करें, आपको बता देना चाहेंगे कि अब तक जो 80 कांजी प्रतीक हमने किए हैं उसका एक रिकैप रिकैप इन द सेंस, ये जो पाठ संख्याएं हैं वो हम यहाँ पे दे रहे हैं आपकी इजी रेफरेंस के लिए। लेसन 3 में यानी पाठ 3 में हमने जो 3 स्क्रिप्ट्स हैं, जो 3 लिपियां हैं जापानी के हिरागाना, काताकाना, कांजी, उनका इंट्रोडक्शन दिया था। और 16वें पार्ट में हमने बताया था कि जो प्रतीक हैं वो किस तरह से सीखी जानी चाहिए ताकि आपको वो याद हो जाए और आप कांजी से डरे नहीं। उसके बाद पाठ 17 से हमने कांजी प्रतीकों को सीखना शुरू किया। 1 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40 और 41 से लेके 50, यानी कि जो प्रथम 50 कांजी प्रतीक हैं वो हमने पाठ 17 से 20 तक हमने सीखा। फिर एक अंतराल के बाद 41 और 42वें पाठ में हमने 60 कांजी तक सीखा। फिर 51 से लेके 54 तक हमने बाकी के 20 कांजी प्रतीक हमने सीखे और इस तरह से 80 कांजी प्रतीक अब तक हम सीख चुके हैं। और आज के इस पाठ में हम 4 और सीखेंगे तो संख्या हो जाएगी 84। अब आपको बता दें कि जो ये एक स्नैपशॉट है कि ये सब कांजी प्रतीक हम सीख चुके हैं। देखिए, 1 से लेके 80 तक कांजी प्रतीक हमने लिस्ट डाउन किए हैं जो हमने अब तक अपने इस सीरीज में सीख चुके हैं, कर चुके हैं। जो पाठों के नंबर हमने अभी आपको बताए उनमें ये सारे 80 सिंबल्स शामिल हैं। तो आप अगर रिव्यू करना चाहें, रिकैप करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें तो उन लेसन्स में जाकर जो प्लेलिस्ट हमने बताया उस प्लेलिस्ट पे जाकर आप इन्हें दोबारा देख सकते हैं। अब देखिए, यही 80 सिंबल्स को हमने कुछ कलर कोडिंग की है। जो गुलाबी रंग में या पर्पल कलर में जो आप देख रहे हैं 76 कांजी प्रतीक हैं और नीले रंग में 4 कांजी प्रतीक है। तो इनका अर्थ क्या हुआ? जो 76 कांजी प्रतीक है 80 में से, वो जापानी स्कूल्स के कक्षा 1 में पढ़ाए जाते हैं। यानी कि उनके सिलेबस में 80 कांजी प्रतीक हैं जिनमें से 76 हमने अभी तक अपनी सीरीज में किए हैं। और बाकी बचे 4 यानी कि 80 कांजी प्रतीक में 76 तो कक्षा 1 के हो गए और इसके अलावा जो बाकी 4 कांजी प्रतीक हमने किए हैं वो कक्षा 1 के सिलेबस के बाहर के हैं, यानी वो कक्षा 2 या 3 में होंगे संभवतः। तो वो 4 कांजी हमने किए हैं और इस तरह से 76 और 4 मिलाकर 80 कांजी प्रतीक हमने किए हैं। तो इसका मतलब ये रह जाता है कि कक्षा 1 के 4 कांजी प्रतीक अभी हमें करने बाकी हैं। तो आज के इस पाठ के लिए हमने वही 4 कांजी प्रतीक चुने हैं जो जापानी स्कूलों के कक्षा 1 के सिलेबस में है और जो अभी तक हमने अपनी इस सीरीज में नहीं किए हैं। तो ऐसे अब बस 4 ही कांजी प्रतीक बचे हुए थे जिन्हें हम आज के इस पाठ में शामिल करके कक्षा 1 का सिलेबस पूरा कर रहे हैं। तो इन चारों कांजी प्रतीकों के लिए जिस तरह से हम अब तक करते चले आए हैं, हम पहले उनकी रीडिंग्स देखेंगे कुन्योमी और ओन्योमी में। फिर हम उनके अर्थ देखेंगे और कुछ शब्दों के उदाहरण देखेंगे कि उनके प्रयोग से किस तरह से अलग-अलग शब्द बनते हैं, अर्थ बनते हैं। उसके बाद हम स्ट्रोक ऑर्डर देखेंगे कि किस तरह से ये सिंबल्स लिखे जाएंगे।
उसके बाद अगर कोई रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं तो उनकी जानकारी, और फिर फाइनली जो उत्स और उद्भव है इन चिन्हों का, उन पे हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि वो प्राचीन काल में किस तरह से ये जो प्रतीक हैं वो लागू में लाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ का पहला कांजी प्रतीक, जो दर्शाता है गहना और गेंद। कुन्योमी में इसकी रीडिंग है तामा, और अगर ये सफिक्स के रूप में यूज होगा तो दामा भी बन सकता है। ओन्योमी में इसकी रीडिंग है ग्योक। तामा का अर्थ है गेंद, गोला, ग्लोब, बूंद, ढेर जैसे कि नूडल्स आदि का, बल्ब यानी लाइट बल्ब, चश्मे का लेंस, मन का जैसे कि एबकस के जो बीड्स होते हैं वो, मणि गहना, मोती। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो चिन्ह है इससे गेंद या स्फेरिकल चीजें या गोलाकार गोलाई वाले जो वस्तुएं हैं उन्हें डिपिक्ट किया जाता है। और इसी तरह से अंडकोश यानी कि जो टेस्टिकल्स होते हैं पुरुष के, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्लैंग में बॉल्स भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में जिन्हें हम टट्टे कहते हैं, तो वो भी इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो क्योंकि ये अंग्रेजी में बॉल के लिए, गेंद के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सब अर्थ ये चिन्ह देता है। इसी तरह से तामा के साथ गो लगाकर अंडा बन जाता है, तामागो अंडा। ये भी गोलाकार वस्तु है, तो तामागो तामा से ही आया है। और साइतामा, जिसमें जापान में जैसे प्रीफेक्चर्स होते हैं, जो जापान है जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उसी तरह से जापान में प्रीफेक्चर्स कहते हैं। तो साइतामा एक प्रीफेक्चर है। अब ओन्योमी के रीडिंग्स देखते हैं। तो पहला जो है ग्योकु, वो वही है जो तामा के लिए है, यानी गेंद, गोला, ग्लोब, गोलाकार चीज़ें, या फिर जो ज्वेल्स हैं यानी गहने या मणि। उसके बाद है ग्योकुओन। ग्योकुओन जिसका अर्थ है सम्राट की आवाज़ यानी एम्परर्स वॉइस, सुंदर आवाज़, कोई सुंदर ध्वनि। उसके बाद है शुग्योकु। शुग्योकु जिसका अर्थ है गहना, मणि, या बहुत सुंदर कोई कहानी या निबंध, जिसे हम अंग्रेजी में जेम ऑफ ए स्टोरी कहते हैं। जैसे कि निपुण कार्य हो, कोई सुंदर कृति हो, उसे हम शुग्योकु कहते हैं। इस चिन्ह में जो आप रेडिकल पाएंगे वो राजा का रेडिकल है, यानी कि इस छोटे से चिन्ह के बिना जो ये चिन्ह है ये राजा का कांजी प्रतीक है, और वही है इस सिंबल का रेडिकल सिंबल। आइए अब देखते हैं कि स्ट्रोक ऑर्डर्स क्या होंगे इस चिन्ह को लिखने के लिए। ये पहला स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा स्ट्रोक वर्टिकल, ये तीसरा स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल, ये चौथा स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल, और ये पांचवा स्ट्रोक। इस तरह से ये प्रतीक लिखी जाएगी। अब बारी आती है इस चिन्ह के उत्स और उद्भव को जानने की। तो देखिए ये चिन्ह कहाँ से आया। प्राचीन काल में एक धागे पर एक साथ पिरोए गए जेड, जेड यानी कि जो कीमती पत्थर है, जेड किस्म, जेड की औरतों को पता होगा जो जेमस्टोन्स का प्रयोग करते हैं। तो ये जेड के 3 टुकड़े हैं जो एक धागे में पिरोए गए हैं, और इस अक्षर का आकार जो है वो ऐतिहासिक रूप से राजा के समान था। यानी कि ये जो राजा का जो सिंबल है इसके साथ एक ये एडिशनल चिन्ह लगाया गया है ताकि वो राजा के चिन्ह से ये अलग दिखे। तो ये वहीं से आया है। तो ये गहना दर्शाता है जेड की वजह से, ये इस तरह से ये जो एक स्ट्रिंग में कुछ मणियाँ जड़े हुए हैं जिससे ये गहने का एक आकार या सिंबल दिखा रही है। तो
इसी से शुरू करते हैं, फिर राजा की कांजी आई और उसके बाद एक अतिरिक्त चिन्ह लगाकर इसे राजा की कांजी से अलग रूप दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो राजा की कांजी के साथ। आइए अब आज के दूसरे कांजी सिंबल पर चलते हैं जो दर्शाता है लाल रंग। इसे हम कुन्योमी में आका या आकाई कहते हैं। आका का प्रयोग होता है जब ये संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग होता है, और आकाई का प्रयोग होता है जब इसे हम विशेषण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कुन्योमी में इसकी रीडिंग है सेकी और शाकु। कुन्योमी के कुछ शब्द देखते हैं। आका, लाल, गहरा लाल, लाल रंग, लाल युक्त रंग जैसे भूरा, गुलाबी, नारंगी। लाल यानी साम्यवादी। लाल बत्ती यातायात यानी कि ट्रैफिक सिंबल्स। लाल स्याही यानी वित्त या प्रूफ रीडिंग में जो हम लाल इंक, रेड इंक का जो प्रयोग करते हैं वो, यानी कि कुछ भी लाल। आप कह सकते हैं कि लाल रंग का ये प्रतीक है, और इसके साथ अलग अलग चिन्ह लगाकर आप ये अलग अलग अर्थ इसके निकाल सकते हैं। ये है अकारामु। अकारामु का अर्थ है लाल होना। आप गुस्से से लाल होते हैं, शर्म से भी कोई लाल होता है, तो अकारामु वही है। उसके बाद ओन्योमी में रीडिंग्स देखते हैं। पहला है सेकिगुन। सेकिगुन का अर्थ है रेड आर्मी, सोवियत यूनियन, जो 1918 से 1946 तक कार्यरत था। वर्कर्स एंड पीजेंट्स रेड आर्मी और जापानीज रेड आर्मी, जेआरए, इन सबको इस चिन्ह से दर्शाया जाता है और इसे कहते हैं सेकिगुन। उसके बाद है निस्सेकी। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये नी की कांजी है जो दिन की कांजी है या सूर्य की कांजी है, और ये जो है ये सेकी यही है जो लाल रंग की कांजी है। तो निस्सेकी, और निस्सेकी का अर्थ है जापानीज रेड क्रॉस सोसाइटी। इसे निस्सेकी नाम दिया गया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद है शाकुदो। शाकुदो यानी सोना तांबा मिश्रित धातु, और अक्सर नीले रंग की परत के साथ। यानी आपने देखा होगा जो तांबे यानी कि कॉपर की जो चीज़ें होती हैं वो समय के साथ साथ उन पे कोरोशन या कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर पड़ जाता है जिससे वो नीला हरा रंग दिखता है उसके ऊपर, तो ये वही है शाकुदो। ये अपने आप में एक रेडिकल है, इसमें कोई दूसरा रेडिकल नहीं है। और स्ट्रोक ऑर्डर की बात करें तो ये पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पांचवा स्ट्रोक, छठा स्ट्रोक और सातवां स्ट्रोक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन 7 स्ट्रोक में आप इस चिन्ह को बना सकते हैं। अब ये चिन्ह आया कहाँ से? प्राचीन लिपि रूप में नीचे की ओर एक मानव, यानी कि ये जो पार्ट है ये एक मानव दर्शाता है। देखिए ये सर है, ये 2 हाथ हैं, ये पाँव, ये बॉडी है, ये 2 पाँव हैं, तो ये एक मानव शरीर है। और ऊपर जो है ये 2 चिन्ह है, ये एक और ये दो, तो 2 अग्नि के चिन्ह है, यानी कि आग की जो कांची है। आप देख सकते हैं ये एक आग की कांजी है और ये दूसरा आग की कांजी है, तो मानव के ऊपर 2 आग की कांजी। तो ये लालिमा या गुस्सा होने या शर्माने को दर्शा रहा है, यानी कि एक इंसान है और वो लाल हो चुका है, और इस प्रकार से ये वर्ण अंततः लाल रंग का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ण बन गया। तो इसी से ये जो आधुनिक चिन्ह है वो आया है, और वो लाल रंग को दर्शाता है। और ओरिजिनल जो एंशियंट सिंबल था उसमें था कि एक आदमी है जो लाल दिख रहा है क्योंकि ये आग है इसके ऊपर, तो आग के लपटों की वजह से ये लाल दिख रहा है इसका चेहरा। तो और इसका जो भावार्थ है वो है कि वो गुस्से से या शर्म से लाल हो गया है। अब आज की तीसरी कांजी है नीले रंग की कांजी। कुंद्योमी में आओ, आवी, जैसे कि आका और आकाई वैसे ही आओ और आवी, यानी आओ ये इसका संज्ञा रूप है नील रंग का, और आवी विशेषण रूप है।
ओन्योमी में इसकी रीडिंग है सेई और शो। अब कुन्योमी में आओ यानी नीला, हरा भी कभी कभी मीन करता है, हरी रोशनी भी, जो ट्रैफिक सिग्नल की जो हरी रोशनी है उसके लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसके कई और अर्थ भी हैं, जैसे कि अपरिपक्व होना, यानी जो चीज़ लाल होती है वो पका हुआ होता है, जो नीला या हरा होता है वो अपरिपक्व होता है यानी कि कच्चा होता है। तो एक तो हो गया ये फल और फूल के संदर्भ में, दूसरा हो गया कि इंसान के संदर्भ में, यानी कि जो युवा है, जो अनुभवहीन है, उसे दर्शाने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अन्य चिन्हों के साथ मिलाकर। और अनुभवहीन कहने से अर्थ है कि उम्र में हो सकता है, यौन परिपक्वता में भी अनुभवहीन हो सकता है, और काम में अनुभवहीन हो सकता है जिसे हम इनएक्सपीरियंस्ड कहते हैं, और संभोग में भी अनुभवहीन यानी कि जिसने अभी तक कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, जो यौन संबंध होता है वो नहीं बनाया है अभी तक, यानी कि कुंवारा या कुंवारी, कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की जिसने अभी तक संभोग नहीं किया है, तो उसे दर्शाने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। और इसी तरह से देखिए जो दूसरा है आओ, आओ उमे, आओ उमे यानी कच्चा बेर या नीली आंखें। तो उमे का अर्थ है, मे का अर्थ है आंखें, और आओ उमे यानी कि नीली आंखें। ओन्योमी में कुछ शब्द हैं, सेइका जिसका अर्थ है फल और सब्जियां यानी कि उत्पाद, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोड्यूस कहते हैं। उसके बाद है सेयुन, सेयुन यानी नीला आकाश, पांडित्य, संसार से वैराग्य या उच्च पद। उसके बाद है सेइरियो, सेइरियो चाइनीज माइथोलॉजी में, जो चीनी पुराण है उसमें जो ब्लू ड्रैगन है, एक ऑस्पिशियस यानी कि एक पवित्र जीव है, तो उसे कहा जाता है सेइरियो। और रियो आपको पता ही है कि ये ड्रैगन है। उसके बाद है ये रोकुशो, रोकुशो का अर्थ है हरा तांबा जंग, यानी कि जो तांबे के ऊपर जो हरा जंग लगता है, ये उसे कहते हैं रोकुशो। अब ये भी अपने आप में एक रेडिकल है। स्ट्रोक ऑर्डर पे देखते हैं कि कैसे ये लिखा जाएगा। पहले ये पहला स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल, दूसरा स्ट्रोक वर्टिकल, तीसरा स्ट्रोक फिर हॉरिजॉन्टल, और देखिए इसकी जो लेंथ है ये इस वाले से कम है। उसके बाद चौथा स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल, ये इन तीनों में सबसे लंबा लेंथ है। और उसके बाद ये पांचवा स्ट्रोक वर्टिकल, छठा स्ट्रोक इस तरह से हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, और उसके बाद ये सातवां स्ट्रोक और ये आठवां स्ट्रोक, इस तरह से 8 स्ट्रोकों में ये कांजी लिखी जाएगी। अब ये कांजी कहाँ से आया? देखिए इसमें दो पार्ट हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है एक पौराणिक चिन्ह में, ये पौधों की वृद्धि को बढ़ा रहा है, यानी कि ये एक पौधा है जो ग्रो कर रहा है, यानी कि ग्रोथ ऑफ प्लांट दर्शा रहा है। और जो दूसरा पार्ट है ये है सिनाबार की कांजी। ये जो दूसरा पार्ट है ये है सिनाबार यानी कि सिंगरीफ जिसे हम कहते हैं। तो सिंगरीफ का उपयोग रंगाई के लिए किया जाता था, यानी डाई के तौर पर किया जाता था। और इस तरह से इस चिन्ह का अर्थ मतलब जो जेनरिक सेंस में या एक्सटेंडेड सेंस में इसे अर्थ, इसका अर्थ रंग हो गया। मतलब ये क्योंकि ये डाई को दर्शा रहा है, सिनाबार एक स्पेसिफिक डाई को दर्शा रहा है, लेकिन उससे जनरलाइज करके ये कलर के लिए इसका प्रयोग कर दिया गया। और ऊपर ये ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है जो नीला हरा दर्शा रहा है, तो इससे ये जो ओवरऑल जो इसका मीनिंग है वो नीला हरा हो गया। और यानी कि और आगे चल के आधुनिक युग में इसे नीले रंग के लिए इसका प्रयोग होने लगा। हालांकि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स या पौधों की वृद्धि के लिए ये हरा होना चाहिए, लेकिन इसे फाइनली नीले रंग के लिए इसका प्रयोग किया गया। अब आज की अंतिम कांची जो दर्शा रहा है धागा या रेशम यानी कि सिल्क और थ्रेड। कुन्योमी में इसकी रीडिंग है इतो, ओन्योमी में इसकी रीडिंग है शी। इतो यानी धागा, सूत या डोरी, तो ये कुन्योमी में है सूत, डोरी, धागा। और
इतोगुची, ये दूसरा शब्द है इतोगुची। गुची आपको पता ही है, मुंह के लिए कहा जाता है, या जो एंड होता है, किसी पाइप की ओपनिंग होती है, उसे गुची कहते हैं। तो इतोगुची यानी शुरुआत, आरंभ, पहला कदम, सुराग, नेतृत्व, संकेत या धागे का अंत। इसी तरह से शोको इतो, माफ कीजिए, योको इतो, योको इतो जिसे करघे पर क्रॉसवाइज धागे होते हैं, यानी कि जो लूम पर जो क्रॉसवाइज थ्रेडिंग होती है, उसे योको इतो कहा जाता है। और इसी तरह से की इतो, कच्चे रेशम का धागा, उसे की इतो कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे ओन्योमी के कुछ रीडिंग्स। शी, इसका अर्थ धागा या थ्रेड, और 0.0001 यानी कि 1/10,000वां, यानी कि 1/10,000th। उसके बाद है शिव। शिव देखिए, इसमें आप धागे का सिंबल भी देख सकते हैं और बारिश का सिंबल भी देख सकते हैं, यानी कि बिल्कुल पतली बारिश, धागे की तरह बारिश, यानी कि बहुत ही फाइन रेन जिसे हम कहते हैं, हल्की बारिश, बारीक बारिश या बूंदाबांदी, यानी कि अभी जस्ट हल्की हल्की बारिश शुरू ही हुई है। उसके बाद है सांशी। ये है शब्द सांशी, जिसका अर्थ है रेशमी धागा या रेशमी ऊन, जिसे हम सिल्क यार्न कहते हैं। और फाइनली किनशी, जो अंतिम शब्द है किनशी, इसका अर्थ है सोने का धागा, गोल्डन थ्रेड। ये भी अपने आप में एक रेडिकल है, इसमें कोई मौलिक कांजी चिन्ह नहीं है। और ये है इसका स्ट्रोक ऑर्डर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए ये कैसे लिखना है। पहला स्ट्रोक आप यहाँ से शुरू करके पीछे की तरफ ले आएंगे और फिर इसको आगे की तरफ दोबारा लिखेंगे। एक बार फिर इस तरह से इधर और फिर इधर। उसके बाद दूसरा स्ट्रोक होगा इसी तरह से, ये इस तरह से ऊपर से स्लैंटेड वे में नीचे की तरफ आएगा बाईं तरफ, और इस तरह से इसको पीछे लाकर आप इसको सीधा ले जाएंगे, और ये जो है इसे आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये दो स्ट्रोक्स में ये पूरा बनना है। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, और दूसरे स्ट्रोक के साथ ही ये तीसरा स्ट्रोक। उसके बाद ये चौथा स्ट्रोक वर्टिकल, पांचवा स्ट्रोक और छठा स्ट्रोक। इस तरह से 6 स्ट्रोक्स में ये सिंबल बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये किस तरह से ये आया है। अब ये आपको क्या दिख रहा है, आपको कुछ धागे दिख रहे हैं जो इंटरवुवन है, यानी कि आपस में जड़े हुए हैं जो धागे हैं। तो ये अब प्राचीन काल में ये सिंबल आया था सबसे पहले, उसके बाद में ऐसा आया, और ये अब फाइनल आज का आधुनिक सिंबल है। तो ये क्या दर्शा रहा है, जरा उस पर गौर करते हैं। तो देखिए इसमें दो पार्ट हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, तो ये देखिए ये वाला कांजी है। इस कांजी, ये कांजी आपको पता होगा, ये छोटे या पतले के लिए इसका प्रयोग होता है, स्मॉल साइज के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये पतला इंगित कर रहा है इस चिन्ह में। और जो ऊपरी भाग है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, वो भाग एक टुकड़ा दर्शा रहा है, किसी चीज का टुकड़ा। और इस मामले में ये एक रेशम का टुकड़ा है, यानी कि जो एक लंप हम कह सकते हैं वो है, और जो बहुत पतला है। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर ये जो चिन्ह है, या ये किसी धागे या रेशम के धागे, सिल्क को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से ये संभवतः ये चिन्ह इसी तरह से इसका उद्भव या आविष्कार या डिस्कवरी हुई होगी। डिस्कवरी इन द सेंस, लोगों ने इसे सुझाया होगा उस समय, उस जमाने के प्राचीन काल में, और इसे फिर इसे एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये चिन्ह धागा या रेशम दर्शाएगा। तो दोस्तों आज का पाठ यहीं तक। आज हमने 4 कांजी प्रतीक सीखे, और अगले पाठ में हम कुछ और कांजी प्रतीक सीखेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए आप जो स्ट्रोक ऑर्डर हमने दिखाया है, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आज का पाठ बस यहीं तक। धन्यवाद बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए। हम अगले पाठ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
आरिगातो गोजाइमास, माता इमाशो।